डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कुछ इस तरह डिफाइंड है। इफ़ कैपिटल ए इज़ अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन स्केलर वेरिएबल्स से एक्स वाई जी फॉर एग्जांपल, then we write a equal to a of x y z. The partial derivative of capital A with respect to x is defined as partial a by partial x is equal to limit delta x approaches to 0 a of x plus delta x comma y comma z minus a of x comma y comma z whole divided by delta x. तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की बात है। तो जब भी कहीं पे वर्ड यूज़ हो रहा हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तब भी हम जो चेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो पार्शियल चेंज होती है, टोटल चेंज नहीं होती। यहाँ पे अगर हमारे पास वेक्टर फंक्शन है कैपिटल ए, तो हमें एज्यूम करना होगा कि वो एक से ज़्यादा स्केलर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए एक्स वाई और जी तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं जो कि स्केलर वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं a इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z। तो जब हम a का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू z भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कुछ इस तरह दिखेंगे, पार्शियल a बाय पार्शियल x, ये जो सिंबल है ये पार्शियल कहलाता है। तो पार्शियल a बाय पार्शियल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y कॉमा z माइनस a ऑफ x कॉमा y कॉमा z होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो आपने यहाँ पे इसे कंपेयर करना है येस्टरडे जो हमने लेक्चर में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे हमारा जो वेक्टर फंक्शन था वो जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था जिसे हमने u कहा हुआ था, जबकि यहाँ पे x, y और z तीन इंडिपेंडेंट स्केलर वेरिएबल्स हैं। तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो आप देखें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ पे टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u था, तो लिमिट किस पे थी, डेल्टा u अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो लिमिट किस पे है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हो ये रहा है कि जिस तरह येस्टरडे हम u के थ्रू चेंज को कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम x के थ्रू चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो फंक्शन कैपिटल A वेक्टर फंक्शन है, तो यहाँ पे आप x में चेंज करेंगे, x की जगह x प्लस डेल्टा x, y और z यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होंगे। ये मेन पॉइंट है पार्शियल डेरिवेटिव का कि जब हम किसी भी वेक्टर फंक्शन को किसी वेरिएबल x से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो उससे हट के जो भी स्केलर वेरिएबल्स वहाँ पे मौजूद होंगे वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे y और z कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट x में चेंज कैलकुलेट की जा रही है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें। बाकी हमने जस्ट इस लिमिट को कैलकुलेट करना है, a ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y कॉमा z माइनस a ऑफ x कॉमा y कॉमा z होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। इसी तरह हम a का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू y जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिमिट किस पे है, डेल्टा y अप्रोचेस टू 0। और यहाँ पे x और z में कोई चेंज नहीं है, y में चेंज आ रही है, x और z में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पे हम x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y में चेंज कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर आप पार्शियल a बाय पार्शियल z मीन्स a का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z देखें तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पे जो चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो z में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x और y कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो ये बेसिक आइडिया है पार्शियल डेरिवेटिव के एग्जिस्ट करने का। तो यहाँ पे भी अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी तो जो क्वांटिटी आंसर होगा वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा।
इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं द रिमार्क ऑन कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल कैन बी एक्सटेंडेड टू फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस किया था इन द केस ऑफ द फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, तो ये कह रहा है कि उसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू और मोर वेरिएबल्स के केसेस के लिए। तो यहाँ पे इसने इसे थ्रू एग्जांपल टू वेरिएबल्स के केस के लिए समझाया है कि हमारे पास अगर एक स्केलर फंक्शन हो फाई ऑफ एक्स वाई, तो इसकी कॉन्टीन्यूटी एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे कब होगी, जब ये येस्टरडे वाली डेफिनेशन को आप यहाँ पे रिकॉल करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई। येस्टरडे क्या था, लिमिट डेल्टा यू अप्रोचेस टू जीरो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू फाई ऑफ यू। यहाँ पे इसे हमने एक्सटेंड कर लिया टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस के लिए। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई वो कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट एक्स कामा वाई। और इसे ही अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो उसके लिए क्या होगा, इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन वी कैन फाइंड सम पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस फाई ऑफ एक्स कामा वाई होल एब्सोल्यूट इज strictly less than epsilon whenever delta x absolute is less than delta and delta y absolute is less than delta। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप इसे वन वेरिएबल के केस के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जस्ट एक्सटेंशन है सिंगल वेरिएबल के केस की। वहाँ पे आपके पास ये सिंगल क्वांटिटी होती थी डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट इज़ लेस दैन डेल्टा, जबकि यहाँ पे अब चूँकि दूसरा वेरिएबल y भी है तो इसलिए डेल्टा y एब्सोल्यूट लेस दैन डेल्टा ये कंडीशन भी अप्लाई होगी। सिमिलर डेफिनेशन होल्ड्स फॉर वेक्टर फंक्शंस। तो ये तो स्केलर फंक्शन की बात थी। इसी तरह अगर फाई की जगह आप कैपिटल R लिख लें विच रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर फंक्शन, तो ये उसके लिए भी डेफिनेशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेक्टर फंक्शंस में जब वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, मींस मोर देन वन वेरिएबल के केसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है फॉर फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स वी यूज़ द टर्म डिफरेंशिएबल टू मीन दैट द फंक्शन हैज़ कॉन्टीन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। द टर्म इज़ यूज्ड बाय अदर्स इन अ स्लाइटली वीकर सेंस। तो यहाँ पे जब भी कहीं पे ये कहा जाएगा कि फंक्शंस जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होने का मतलब क्या होगा, एक तो उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की बात होगी उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की। येस्टरडे जिस तरह हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कहा था कि उसका डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हो, जबकि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। वो अगर 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हों। तो वो कितने होंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स 5 डेरिवेटिव्स होंगे, क्योंकि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में हमने वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन भी देखी थी, बिल्कुल इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव्स के केस में हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, आप इन्हें साथ साथ देख लें। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है partial to a by partial x2 is equal to partial by partial x of partial a by partial x। इसका मतलब ये है कि a का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है कि आप पहले a का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करें और फिर वो जो क्वांटिटी आपका आंसर होगा उससे दोबारा डिफरेंशिएट कर दें
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम ज़रा ये मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखते हैं। ये जो हमारे पास पार्शियल टू a बाय पार्शियल x पार्शियल y है, इसका मतलब ये है कि हमने पहले a को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो हमारा आंसर आएगा उससे हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव होगा ये क्या कहलाएगा, पार्शियल टू a बाय पार्शियल x पार्शियल y। इसमें और ये जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इन दोनों में फ़र्क है। ये पार्शियल टू a बाय पार्शियल y पार्शियल x का मतलब ये है कि हमने पहले a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली कैलकुलेट करना है। जो हमारा आंसर होगा फिर हम उससे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्वांटिटी डिफरेंट है और ये क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इनके इक्वल होने की कंडीशंस भी हम देखेंगे कि किस केस में ये आपस में इक्वल होते हैं। सो ये आप माइंड में रखें कि ये हमेशा आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का आइडिया यहाँ से आपको मिल रहा है कि पार्शियल 3a बाय पार्शियल x पार्शियल z2 इज़ इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल 2a बाय पार्शियल z2। कि आपने जब थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है पार्शियल 3a बाय पार्शियल x पार्शियल z2, इसका मतलब ये है कि पहले आपने a का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करना है। जो आंसर आएगा फिर आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें क्योंकि ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है, और अगर आप कहीं पे छोटी सी गलती करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ कैपिटल A हैज़ कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर एट लीस्ट, then partial to a by partial x partial y is equal to partial to a by partial y partial x, that is the order of differentiation does not matter। तो यहाँ पे ये जो बात बताई जा रही है, ये जो इससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये आपस में इक्वल अंडर सर्टन कंडीशन होते हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल नहीं होते। तो वो कंडीशन क्या है, वो कैपिटल A वेक्टर फंक्शन पे कंडीशन है कि इफ़ कैपिटल A हैज़ कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर एट लीस्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि a की डिफरेंशिएशन अप टू द सेकंड ऑर्डर है, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर तक एट लीस्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और वो कॉन्टीन्यूस भी हों। तो ऐसा वेक्टर फंक्शन अगर आपके पास हो जिसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करते हों और वो कॉन्टीन्यूस भी हों, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करती है। मीन्स कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। इसमें हम देखते हैं रूल्स फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स आर सिमिलर टू दोज यूज्ड इन द एलिमेंट्री कैलकुलस फॉर स्केलर फंक्शंस। दस इफ a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x y z, देन फॉर एग्जांपल first rule is partial by partial x of a dot b is equal to a dot partial b by partial x plus partial a by partial x dot b। तो ये जिस तरह हमारे पास वेक्टर फंक्शन की डिफरेंशिएशन में डॉट प्रोडक्ट था, बिल्कुल उसी तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में ये डॉट प्रोडक्ट है, इसकी हमने डिफरेंशिएशन की। तो ये हमारे पास रूल है कि हम पहले a को एज इट इज़ लिखेंगे, डॉट b का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, प्लस a का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ। तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें या लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली कैलकुलेट करें, हमारा आंसर सेम होगा। हमारा सेकंड रूल ये है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो a क्रॉस b, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a क्रॉस पार्शियल b बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल a बाय पार्शियल x क्रॉस b। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लें या राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लें, जो आपको ज़्यादा फिजिबल हो आप उसके थ्रू डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट की पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इन वेक्टर्स की जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें मिस्टेक होगी, बिकॉज a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हमारा जो थर्ड रूल है आप ज़रा इसे देखें तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आइडिया है, डॉट प्रोडक्ट पे अप्लाई किया गया है।
पार्शियल टू बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स ऑफ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, तो हम देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक्स की रिस्पेक्ट से पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे ए डॉट बी को, तो बिल्कुल जो हमने फर्स्ट फार्मूला में एक्सप्रेशन पढ़ा था आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ए डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स डॉट बी। जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आप इस डेरिवेटिव को हर एक पे अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव्स लीनियर फंक्शंस हैं, ओके, लीनियर ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे आप जब स्टेप बाय स्टेप 1 पे भी अप्लाई करें, सेकंड पे भी, तो यहाँ अगेन हम इसी रूल को जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला में है उसे यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा, ए फर्स्ट फंक्शन डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा पार्शियल टू बी बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स प्लस उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई मीन्स ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स एज इट इज़, ये सेकंड फंक्शन। इसी तरह आप इस पे भी ये फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स डॉट पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल टू ए बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स डॉट बी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया कि जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया ए डॉट बी का, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं। लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और फिर उस एक्सप्रेशन को अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल्स ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह हमारे पास स्केलर फंक्शंस होते हैं हम वहाँ पे भी डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशियल एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल रिप्रेजेंट करता है टोटल चेंज को। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, y, तो ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे चेंज कैलकुलेट करूँगा तो हर वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग पार्शियल चेंज आएगी। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इस फंक्शन f की टोटल चेंज देखूँ तो वो क्या होगी, वो होगी df, जिसे हम टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। तो उसके थ्रू मैं f की टोटल चेंज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उस केस में वो किसके इक्वल होती है, आप इस चीज़ को दोबारा रिकॉल भी कर सकते हैं। df विल बी इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x इंटू dx प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y इंटू dy। तो ये तो मैंने जो आपको अभी एक्सप्रेशन बताया है ये किसके लिए है, ये स्केलर फंक्शंस के लिए है। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर फंक्शंस हैं तो यही आइडिया यहाँ पे भी एक्सटेंड होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरह के हमारे पास डिफरेंशियल हैं वेक्टर्स के। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डिफरेंशियल्स ऑफ वेक्टर्स फॉलो रूल्स सिमिलर टू दोज ऑफ एलिमेंट्री कैलकुलस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ कैपिटल A इज़ इक्वल टू A1 along I प्लस A2 along J प्लस A3 along K, देन द टोटल डिफरेंशियल विल बी DA इक्वल टू DA1 along I प्लस DA2 along J प्लस DA3 along K। मैंने आपको कहा था कि ये D किसे रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल को। तो इसके थ्रू हम टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो D है इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह होती हैं। तो जिस तरह डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है तो इसी तरह D भी एक लीनियर ऑपरेटर है। अगर हम इस इक्वेशन की बोथ साइड्स पे D को ऑपरेट करें तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड पे D हर कंपोनेंट पे ऑपरेट हो गया, ये लीनियर था इसी वजह से ऐसा हुआ। तो हम DA1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं along the ith डायरेक्शन, DA2 along the jth डायरेक्शन एंड DA3 along the kth डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है वो है D ऑफ A डॉट बी इज इक्वल टू A डॉट डी बी प्लस DA डॉट बी। कि अगर हमने दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस पर हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वेक्टर डॉट द सेकंड वेक्टर। इसके बाद हमारे पास थर्ड फार्मूला है डिफरेंशियल ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस डिफरेंशियल ऑफ B प्लस डिफरेंशियल ऑफ A क्रॉस B।
तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, इफ़ a इक्वल टू a ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जी देन डी ए इज़ इक्वल टू पार्शल a बाई पार्शल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शल a बाई पार्शल y इंटू डी वाई प्लस पार्शल a बाई पार्शल z इंटू डी जी। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर्स को डिफरेंट केसेस में हैंडल करते हैं। इसके बाद अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 2x पावर टू y माइनस x पावर 4 अलॉन्ग i प्लस e पावर एक्स वाई माइनस y इंटू साइन x अलॉन्ग j प्लस x पावर 2 इंटू कॉस y अलॉन्ग k, फाइंड पार्शल a बाई पार्शल x, पार्शल a बाई पार्शल y, पार्शल 2a बाई पार्शल x पावर 2, पार्शल 2a बाई पार्शल y पावर 2, पार्शल 2a बाई पार्शल x पार्शल y, पार्शल 2a बाई पार्शल y पार्शल x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पार्शल a बाई पार्शल x कंप्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन है, वेक्टर फंक्शन कैपिटल A, ये दो स्केलर फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? एक x है और दूसरा y है। तो जब a को हम पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसके हर कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा 4x इंटू वाई, क्योंकि 2 और y कांस्टेंट ट्रीट हुए। x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 इंटू 2 4 और x इंटू वाई एज इट इज़। नेक्स्ट x पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 4xy माइनस 4x क्यूब अलॉन्ग i। सिमिलरली जब हम सेकंड कंपोनेंट में e पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट होगा, e पावर एक्स वाई एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विच गिव्स y। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा y e पावर एक्स वाई। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटी है y साइन x, तो यहाँ पे y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस y cos x। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है उसमें x पावर 2 इंटू कॉस वाई है, cos y कांस्टेंट ट्रीट होगा, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x। तो हमारे पास पार्शल a व पार्शल x का आंसर बन जाएगा 4xy माइनस 4x क्यूब अलॉन्ग i प्लस y इंटू ई पावर एक्स वाई माइनस y इंटू कॉस x अलॉन्ग j प्लस 2x इंटू कॉस y अलॉन्ग k। इसी तरह हम पार्शल a व पार्शल y को कंप्यूट कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट देखता हूँ कि पार्शल 2a बाई पार्शल y2 मीन्स सेकंड ऑर्डर पार्शल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y कैसे कंप्यूट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो चूंकि यहाँ पे पार्शल a बाई पार्शल y कंप्यूट हुआ है तो हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y हर टर्म को। तो जब हम 2x पावर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि x कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है उसे भी हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। तो x e पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, यहाँ पे x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x e पावर एक्स वाई इंटू पार्शल बाय पार्शल y ऑफ एक्स वाई विच गिव्स x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास साइन x फंक्शन ऑफ y नहीं है तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स वाई अलॉन्ग j आ जाता है। जब हम लास्ट टर्म का डेरिवेटिव कंपोनेंट का डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे x पावर 2 कांस्टेंट ट्रीट होगा और साइन y का डेरिवेटिव cos y होगा, तो ये हमारे पास माइनस x पावर 2 cos y आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स वाई अलॉन्ग j माइनस x पावर 2 इंटू cos y अलॉन्ग k। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पार्शल 2a बाई पार्शल x पार्शल y इसे भी कंप्यूट करना है और पार्शल 2a बाई पार्शल y पार्शल x। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ पार्शल 2a बाई पार्शल y पार्शल x। इसे कंप्यूट करने का मतलब ये है कि हमने पार्शल a बाई पार्शल x पहले कंप्यूट करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे हम विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। हम पार्शल a बाई पार्शल x कंप्यूट कर चुके हैं। अगर हम
उससे कंपोनेंट वाइज विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हम अगर लें तो 4xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 4x, और 4x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 0। तो इसलिए 4x लॉन्ग i। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें फर्स्ट टर्म है y e पावर xy। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो y के फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स y एज इट इज़, e पावर xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x कॉन्स्टेंट होगा तो e पावर xy इंटू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x इंटू वाई, और x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा x। तो यहाँ से xy इंटू ई पावर xy आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगी प्रोडक्ट रूल की, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और e पावर xy एज इट इज़। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो यहाँ से e पावर xy जस्ट आ जाएगा। अगर सेकंड टर्म आप देखें तो इसमें माइनस y इंटू कॉज एक्स है, तो यहाँ पे cos x कॉन्स्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस cos x। इसके बाद लास्ट टर्म अगर हम देखें तो 2x इंटू कॉज वाई, इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कंप्यूट करेंगे तो 2x कॉन्स्टेंट होगा, cos x का cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन y होगा, तो इसलिए हमारे पास माइनस 2x इंटू साइन वाई थर्ड कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पार्शियल टू ए बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई कंप्यूट किया गया। अभी हमने देखा कि पार्शियल टू ए बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स कैसे कंप्यूट होता है। यहाँ पे ऑर्डर्स चेंज हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पार्शियल टू ए बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स इक्वल है पार्शियल टू ए बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई के। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप गिवन फंक्शन ए पे गौर करें तो वो ऐसा फंक्शन है जिसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि वो कॉन्टीन्यूस भी हैं। तो आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि दिस इज़ ट्रू इन जनरल इफ़ ए हैज़ कॉन्टीन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर एट लीस्ट। आई होप आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि इफ़ phi of x y z is equal to x y square into z and a is equal to x z along I minus x y power 2 along j plus y z power 2 along k, find partial 3 by partial x2 into partial z of phi into a at the point 2 minus 1 1। तो यहाँ पे हमें phi फंक्शन भी गिवन है जो कि एक स्केलर फंक्शन है, और कैपिटल a एक वेक्टर फंक्शन है वो भी गिवन है, और हमने थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है ऑफ दिस स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी phi इंटू कैपिटल A एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे हमें सबसे पहले phi इंटू A कंप्यूट करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमने स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा x पावर टू y पावर टू z पावर टू इलॉन्ग i माइनस x पावर टू y पावर 4 इलॉन्ग z इंटू z इलॉन्ग j प्लस x y क्यूब इंटू z क्यूब इलॉन्ग k। अब हमने चूँकि ये थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो इसका तरीका कुछ इस तरह होगा कि पहले हम phi इंटू a का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कंप्यूट करेंगे, उसके बाद वो जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कंप्यूट करेंगे। फिर उसे कंप्यूट करने के बाद जो हमारी आउटपुट होगी उसे हम दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हम उसमें इस पॉइंट को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने phi इंटू a कंप्यूट कर लिया। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हर कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हुए x और y वाली क्वांटिटीज़ कांस्टेंट ट्रीट होंगी, और z पावर 2 का डेरिवेटिव 2z होगा, तो 2x पावर 2 y पावर 2 इंटू z अलॉन्ग i। ये फर्स्ट कंपोनेंट का आंसर आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट से हमारे पास आएगा माइनस x पावर 2 इंटू y पावर 4 अलॉन्ग j, और थर्ड कंपोनेंट में z क्यूब का डेरिवेटिव है 3z पावर 2, तो इसलिए 3x इंटू वाई क्यूब इंटू z पावर 2 अलॉन्ग k। अब हम इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। हर कंपोनेंट को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले x पावर 2 का डेरिवेटिव है 2x, तो ये 4x इंटू वाई पावर 2 इंटू z अलॉन्ग i बन जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करने से 2x इंटू वाई पावर 4 अलॉन्ग j, और थर्ड कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने से
3y³ इंटू z पावर 2 along k बन जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 4y पावर 2 इंटू z along I। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से 2y पावर 4 माइनस 2y पावर 4 along j। थर्ड कंपोनेंट में x मौजूद नहीं है तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट ट्रीट होगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसलिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 4y पावर 2 इंटू z along I माइनस 2y पावर 4 along j। अब हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करनी है, y -1 और z 1 जो पॉइंट हमें गिवन है। अगर हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है 4 टाइम्स i माइनस 2 टाइम्स j। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रा गौर से देखें। लेट कैपिटल F डिपेंड्स ऑन x, y, z एंड t वेयर x, y एंड z डिपेंड ऑन t। Prove that df by dt is equal to partial f by partial t plus partial f by partial x into dx by dt plus partial f by partial y into dy by dt plus partial f by partial z into dz by dt। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये कि f जो है वो x, y, z और t का फंक्शन है और इसके साथ साथ x, y और z ये भी t का फंक्शन है। तो जब हम इस केस में टोटल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t कंप्यूट करेंगे तो वो हमारे पास पार्शियल f पर पार्शियल t इंटू डी टी नहीं होगा बल्कि वो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। तो हमने इसे अभी यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कैसे आता है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सूटेबल एजम्पशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमें कोई पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसी फंक्शन का या सिंपल डेरिवेटिव लेना है तो आप वहाँ पे उसे कंप्यूट कर सकते हैं कि ये हमारी इजम्पशन है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एज्यूम करें कि हमारा जो कैपिटल F फंक्शन है वो किस फॉर्म का है। तो वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं F1, F2 और F3 और ये तीनों कंपोनेंट्स x, y, z और t का फंक्शन है। तो ये f किसके इक्वल हुआ, f इक्वल टू f1 ऑफ x, y, z, t along I प्लस f2 ऑफ x, y, z, t along j प्लस f3 ऑफ x, y, z, t along k। इसके बाद हम डिफरेंशियल्स ऑफ वेक्टर्स के थ्रू इस चीज़ को जानते हैं कि f का टोटल डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा, df विल बी इक्वल टू df1 along I प्लस df2 along j प्लस df3 along k। तो d को हमने हर एक कंपोनेंट पे अलग-अलग ऑपरेट कर दिया। इसके बाद df1 किसके इक्वल होता है, df1 इक्वल है पार्शियल f1 बाय पार्शियल t इंटू डी टी प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल y इंटू डी वाई प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल z इंटू डी जी along I। तो ये हमने df1 की वैल्यू यूज़ कर ली। इसी तरह df2 और df3 के एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकते हैं। वहाँ पे जस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा f2 और f3 f1 की जगह, बाकी पार्शियल डेरिवेटिव्स वही रहेंगे, उसी ऑर्डर के रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट यहाँ से इस तरह करें कि dt वाली क्वांटिटीज़ को एक जगह इकट्ठा कर लें, dx वाली एक जगह, dy वाली एक जगह और dz वाली एक जगह, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएंगे। पार्शियल f1 बाय पार्शियल t along I प्लस पार्शियल f2 बाय पार्शियल t along j प्लस पार्शियल f3 बाय पार्शियल t along k इंटू dt प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल x along I प्लस पार्शियल f2 बाय पार्शियल x along j प्लस पार्शियल f3 बाय पार्शियल x along k इंटू dx प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल y along I प्लस पार्शियल f2 बाय पार्शियल y along j प्लस पार्शियल f3 बाय पार्शियल y along k इंटू dy प्लस पार्शियल f1 बाय पार्शियल z along I प्लस पार्शियल f2 बाय पार्शियल z along j प्लस पार्शियल f3 बाय पार्शियल z along k इंटू dz। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स वही टर्म्स हैं जो ये ऊपर एक्सप्रेशन में मौजूद हैं। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 4 8 एंड 4 12। सिमिलरली 3 + 3 6 + 3 + 3 6 12। तो जिस तरह यहाँ पे 12 टर्म्स हैं तो वही टर्म्स यहाँ पे एक ख़ास तरतीब से लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टर्म में से हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसे कॉमन निकाल सकते हैं। मींस पार्शियल बाय पार्शियल टी अगर बाय हम निकाल लें तो f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी टी होगा। सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी एक्स
प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी जी। अगर आप देखें तो हमने f किसके इक्वल एज्यूम किया हुआ है, f1i प्लस f2j प्लस f3k। हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा पार्शियल f पे पार्शियल t इंटू डी टी प्लस पार्शियल f पे पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल f पे पार्शियल y इंटू डी वाई प्लस पार्शियल f पे पार्शियल z इंटू डी जी। चूँकि हमने ये जो कंप्यूट किया ये डी एफ़ की इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डी एफ़ बाई डी टी किसके इक्वल है। तो हम इस तरह करते हैं, बोथ साइड्स को डी टी से डिवाइड करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे तो डी एफ़ बाई डी टी बन जाएगा, राइट साइड पे जब हम फर्स्ट टर्म को डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और पार्शियल एफ पे पार्शियल टी जस्ट बचेगा। सेकेंड टर्म में जब हम डी टी से डिवाइड करेंगे तो पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। थर्ड टर्म में पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी बन जाएगा। पार्शियल एफ नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टर्म है उसमें पार्शियल एफ पे पार्शियल जी इंटू डी जी बाई डी टी बन जाएगा। अगर आप इसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें तो ये वही क्वांटिटी बन गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन हो कैपिटल F जो एक्स वाई जी और टी का फंक्शन हो और उसके साथ साथ जो एक्स वाई जी हैं वो भी t का फंक्शन हो, तो फिर डी एफ़ बाई डी टी किस क्वांटिटी के इक्वल होगा। आपने यहाँ पे इस चीज़ को जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।